तो देखो क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग कर रहे थे, स्टैटिस्टिक्स का सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 11 ISC हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड, दोनों में स्टैटिस्टिक्स थे। तो अभी हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट किए हैं। 6 क्लास हम लोगों को लग गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट करने में। उसमें हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, अलग अलग चीज़ किए। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोरिलेशन। देखो यही वाला चैप्टर ना आप लोग का बीकॉम में भी रहेगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बट यहाँ पे रिग्रेशन नहीं है, सिर्फ कोरिलेशन है। तो ध्यान से फर्स्ट डे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हम थ्योरेटिकल समझाएंगे, थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड सम्स। ये भी होपफुली हमको जहाँ तक लगता है 4 क्लास तक में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा इंडेक्स नंबर, वो ईजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। ईजी तो पूरा स्टैटिस्टिक्स ही है, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और कैलकुलेशंस में एरर नहीं होगा, क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा। ISC वाले लोग के पास तो कैलकुलेटर रहेगा, पर WB के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा। तो कैलकुलेशंस आपको सही से करना है। प्रैक्टिस करते 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 फॉर्मूला भी याद हो जाएगा एंड कैलकुलेशंस भी सही होने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? देखो the term correlation indicates relationship between 2 or more variables of a series so that changes in the value of one variable are associated with the changes in the value of other variable। क्या मतलब है? कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल है, कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल है एक सीरीज में और दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से दूसरा वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल से तुम लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करें। मान लो अगर एक इक्वेशन रखते हैं, एक इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे दो वेरिएबल, हम लोग मैथ्स में किए हैं ना इक्वेशन वेरिएबल वाला, कोरिलेशन। एक इक्वेशन है जैसे कि a + b = x + y। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स है। अच्छा इतना वेरिएबल्स नहीं रखे, हम लोग दो ही वेरिएबल रख रहे हैं। चलो दो ही वेरिएबल रख रहे हैं। x + 1 = हाँ बोलो y। दो वेरिएबल है, x है और y है, दो वेरिएबल है ना x और y। तो एक में चेंजेस आने की वजह से दूसरा में चेंजेस आएगा ना? हाँ सर आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। यहाँ पे वही यूज हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इफ 2 or more quantities vary in sympathy so that movements in one tends to be accompanied by corresponding movements in other, they are said to be correlated। अगर दो वेरिएबल है जिसमें एक में चेंजेस आने की वजह से दूसरा वेरिएबल में चेंजेस आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या? ये कोरिलेटेड है। क्या है ये? कोरिलेटेड है। तो क्लियर हो गया कोरिलेशन का मतलब। अच्छा सब सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया सर, दो वेरिएबल्स जिसमें एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बोथ द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, बोथ द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन और है नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? द कोरिलेशन इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। In case of positive correlation, an increase in value of one variable leads to an increase in the value of other variable। मतलब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी
बढ़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तुम्हारा इनकम बढ़ा तो क्या एक्सपेंडिचर घट जाएगा? एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्लियर? दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक चीज इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे कि सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग्स क्या होगा? घटेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ा तो सेविंग्स घट गया, एक्सपेंडिचर घटेगा तो सेविंग्स बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। क्या हो जाएगा ये? व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है? इसको इनवर्स कोरिलेशन भी बोलते हैं नेगेटिव को, और पॉजिटिव को डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं। एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एंड नेगेटिव में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितना तरह का कोरिलेशन है? दो। कौन कौन सा? पॉजिटिव और, चलो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन, एक है लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है? When the ratio of change in the value of two variable is constant, the correlation is said to be linear। क्या मतलब है? दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, रेशियो सेम है चेंज का, तो हम लोग बोलेंगे that correlation is linear। For example, if 10% increase in income, the expenditure increases by 8% every time, there is a linear relationship between income and expenditure। जब जो कर घर, देखो क्या मतलब है इसका? देखो, एवरी टाइम 10% इंक्रीज हो रहा है इनकम, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया। फिर इनकम 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया। मतलब यहां पे दोनों एक फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रहा, फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का रिलेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर कोरिलेशन। जैसे ही इनकम 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ेगा, इनकम फिर 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर फिर 8% बढ़ेगा। दूसरा है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या है? व्हेन द रेशियो ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंजेस। जैसे कि इनकम 10% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ा। अब अगर इनकम 10% बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर 6% बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा तो इनकम 7% बढ़ रहा है। मतलब दोनों में इंक्रीमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो नॉन लीनियर कोरिलेशन जो है कर्वी लीनियर रहता है। क्या रहता है? कर्वी लीनियर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। क्या मतलब है इसका? सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। सिंपल कोरिलेशन में बोलेंगे व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जब सिर्फ दो वेरिएबल है तो हम लोग बोलेंगे उसको सिंपल कोरिलेशन। जब मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। देखो, दो सिंपल कोरिलेशन के एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब इसमें बहुत सारा फैक्टर है, इरिगेशन कैसा हुआ है, केमिकल्स कैसा यूज हुआ है, लेबर कैसे काम किया है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, तो बहुत सारा फैक्टर जो है ग्रोथ ऑफ राइस के ऊपर इन्वॉल्व है। तो ये हो गया मल्टीपल कोरिलेशन। क्या हो गया ये? और पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब होता है वो कोरिलेशन जहां पे मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, लेकिन स्टडी सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर हो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन।
ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन बताए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, देखो कोरिलेशन को जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में रहेगा। अगर वो +1 से नजदीक है तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, -1 से नजदीक है तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव है। ठीक है, अगर 0 है तो मतलब ना पॉजिटिव कोरिलेशन है ना नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशन का वैल्यू +1 और -1 के बीच में होगा। +1 के नजदीक है तो पॉजिटिव, -1 के नजदीक है तो नेगेटिव। अब देखो मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मेजर करते हैं कैसे हम लोग, ये स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू मेजर करते हैं। ये सम्स वाला बेस नहीं है, एग्जाम में सम्स इससे नहीं रहते। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पियर्समैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों से सम्स आएगा। दो अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो चलो स्कैटर्ड या डायग्राम्स वाला कोरिलेशन पढ़ते हैं। देखो स्कैटर्ड डायग्राम इज अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। देखो कितना तरह का डायग्राम है। एक है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन देख रहे हो ऐसे, अगर इस तरह से है डायग्राम तो यह है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पे कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो +1 रहेगा। प्लस मतलब परफेक्टली पॉजिटिव। अगर ऐसे रहा ऐसे रहा तो यह परफेक्टली नेगेटिव। यहां पे कोरिलेशन का वैल्यू रहेगा माइनस परफेक्टली नेगेटिव। देख रहे हो? नेक्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एकदम स्ट्रेट तो नहीं रहेगा लेकिन अपवर्ड राइजिंग की तरफ रहेगा। देख रहे हो? थोड़ा बहुत ऐसे घुमा घुमा हुआ, यह है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन देख रहे हो? नीचे की तरफ रहेगा इस तरह से, यह है नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मतलब देख रहे हो जहां तहां लाइन है, जैसे तैसे ये रहेगा, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। मतलब यहां पे 0 हो जाएगा, कोरिलेशन हो जाएगा 0। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो परफेक्टली पॉजिटिव में 1, परफेक्टली नेगेटिव में -1, पॉजिटिव में 1, पॉजिटिव में मतलब +1 नहीं है लेकिन पॉजिटिव में मतलब +1 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है। परफेक्टली नेगेटिव में -1 से कम है और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में। और कोरिलेशन नो कोरिलेशन में एग्जैक्टली 0 है। क्लियर हुआ पॉइंट? एनी डाउट? कोई टेंशन? क्या हुआ सर पकड़ के हो? नहीं समझ में आ रहा शकील? आ रहा है ना? तो ये सब डायग्राम्स था, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब आते हैं इसका सम्स वाला पोर्शन पे सर। तो ये तो हम लोग स्कैटर्ड वाला पढ़े सर। अभी हम लोग क्या पढ़े? अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन ये पढ़ेंगे एंड दूसरा स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे। यार कितना है सब तार वार। पूरा एकदम देख रहे हो प्लस माइनस हो गया, एकदम पूरा फंस गया है बीच में, लग रहा है वायर के बीच में।
कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में है करने का, आज हम लोग में भी हो सकता है आज पूरा कंप्लीट भी ना हो, बट जितना हो पाएगा आज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कार्ल पियर्सन में एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से निकलता है। फिर तुम्हारा आता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से भी निकलता है। तो हम लोग देखते हैं आज कितना तक कवर हो पाएगा। तो नंबर ए, व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, when deviations are taken from actual mean, तो क्या होगा, R इज इक्वल टू, R मतलब कोरिलेशन, इज इक्वल टू सबमिशन एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एच डी ऑफ y। या फिर इसके जगह एक और है फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर सबमिशन एक्स स्क्वायर इंटू सबमिशन वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है, वेर स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है, और स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार। मतलब वेरिएबल एक्स जो है, डिविएशन निकालेंगे एक्स माइनस एक्स का जो मीन है और वाई माइनस वाई का जो मीन है। मतलब अभी डिटेल में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, और n इज इक्वल टू number of pairs of observations, numbers of pairs of, क्या हुआ वो, चलो observations। ठीक है, x is equal to standard deviation series x, y is equal to standard deviation of series y। ठीक है ना, तो यहां पे क्लियर हुआ। ये सब जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज वाई, क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट? अब देखो इसके ऊपर सम्स करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आप लोगों को।
ये कब सर, ये कब होगा? देखो हम पहले ही बता दिए, अभी हम लोग पॉइंट नंबर ए में पहुंचे, मतलब व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हम लोग डिविएशन एक्चुअल मीन से ले रहे हैं तब स्टैंडर्ड डिविएशन, तब जो है कोरिलेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो तरीके से निकलता है, एक जब डिविएशन एक्चुअल मीन से लिया जाता है और दूसरा व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो अभी हम लोग ए पढ़ रहे हैं, ए कर रहे हैं, एक्चुअल मीन वाला करते हैं, फिर देखते हैं टाइम रहेगा तो फिर अज्यूम्ड मीन वाला भी करेंगे। तो ये है पूरा फॉर्मूला, आर या कोरिलेशन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स इंटू वाई, एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, इंटू एन नंबर ऑफ पेयर्स, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, चलो अब एक सम्स करते हैं, एक सम्स में जो है ज्यादा बेटर वे में समझा पाएंगे हम। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन, लिखो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x and y from the data given below। क्या डेटा है देख लेते हैं हम। जाओ, सर है वहाँ पे, तो जाओ वहीं पे बैठो, जाओ। ट्वेल्व, 14, 9, 8, 6, 10, 9, 11, 13, 12, 7, 3। अब हम पढ़ाएंगे, मेरे सामने कोई फ़ोन काटेगा हमको बहुत डिस्ट्रैक्टेड लगता है, इसीलिए मुझको भेजा गया। हम क्लास ले रहे हैं, सुनो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने का दिल नहीं है तो नाटक करो कि हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन फ़ोन मत घाटो बैठ के, हमको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सामने कोई फ़ोन घाटेगा, क्लास फिर लेने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। एक्स एंड वाई का डेटा दिया हुआ है, चलो हम लोग को करना है सम्स हम लोग को बनाना है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है ना, कौन सा मेथड में? डायरेक्ट मेथड। इसको जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसको ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। यही क्या है मेरा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, चलो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देख लो सोल्यूशन कैसे करके बनेगा। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड, या फिर व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो सबसे पहले x दिया हुआ है, x को लिखते हैं। x का वैल्यू क्या क्या है? 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7। 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7। x दिया हुआ है, सर y भी तो दिया हुआ है, तो y को भी लिखो। y कितना दिया हुआ है? 14, 8, 6, 9, 14, 8, 6, 9, 11, 12, 13, 11, 12, सॉरी 3, 13 नहीं। ठीक है ना, ठीक उतारिए। ये x एंड y दिया हुआ है, ये क्या किया हुआ है? x एंड y दिया हुआ है ना। अब हमको करना क्या है, ध्यान से समझ लो। x एंड y ये दो चीज,
तुमको सबमिशन एक्स और सबमिशन वाई निकालना है। अच्छा एक मिनट, सबमिशन एक्स और सबमिशन वाई। तो सबमिशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ एक्स, सबमिशन वाई का मतलब होता है सम ऑफ वाई। निकालो, सबमिशन एक्स निकालो, सबमिशन वाई निकालो। सबमिशन एक्स निकालो, 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 7 70। सबमिशन वाई 63। निकल गए? तो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब मीन निकालो एक्स एंड वाई का। तो अब हम निकालेंगे एक्स बार। तो एन देख लो, दोनों नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो एन है 7। तो अब हम निकालेंगे सबमिशन एक्स इज इक्वल टू सॉरी मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सबमिशन एक्स बाय एन। मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू सबमिशन वाई बाय, यही है ना? सबमिशन एक्स कितना है? 70/7 इज इक्वल टू 10। ये कितना है? 63/7 इज इक्वल टू कितना होगा? 9 इज इक्वल टू, ये है मेरा एक्स बार और ये है मेरा। क्लियर हुआ? अभी तक देखो एकदम इजी भाई। मीन निकाले, ये जो वैल्यू दिया ना उसका एक्स का पूरा मीन निकाल दिया और वाई का पूरा मीन निकाल दिया। मीन कैसे निकलता है? ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो क्या किए हैं हम, अब हम लिखा है एक्स या डिविएशन स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, और ये स्मॉल एक्स निकला है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। कैपिटल एक्स माइनस, अब देखो एक्स बार कितना आया, मीन कितना आया? 10 आया है। 12 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 13 माइनस 10 3। ठीक है ना? गॉट इट? हाँ ये भी है। 7 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट? y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई। 14 है, y बार कितना है? 9। 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3। गॉट इट? 3 माइनस 9 माइनस। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ये मेरा निकल गया है, क्या निकला है ये? स्मॉल वाई। अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझ लो। एक्स स्क्वायर निकालेंगे एंड वाई स्क्वायर निकालेंगे। ये जो स्मॉल एक्स आए ना इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 माइनस 2 का 4, 0 का 0, 1 का 3 का 9 माइनस 3 का भी। समझ में आया क्या किए हम? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, y का स्क्वायर, ये जो y आया है ना स्मॉल y, इसका स्क्वायर कर दो। y है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 4 9 30। क्लियर? अब एक लास्ट कॉलम, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, 2 इंटू 5। ये स्मॉल y है, ये स्मॉल x है ना? गेट खोल दो।
स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, मतलब 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, -1 इंटू -1 कितना हो गया 1, -2 इंटू -3 कितना हो गया 6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, -3 इंटू -6 कितना हो गया, गॉट इट, समझ में आ रहा है। क्या किया यहाँ पे, क्लियर हुआ। एक्स एंड वाई दिया हुआ था, मीन निकाले, डिविएशन निकाले, एक्स का डिविएशन निकाले वाई का, फिर वो डिविएशन का स्क्वायर कर दिए एंड दोनों डिविएशन को आपस में इंटू कर दिए, सिंपल, क्लियर। अब देखो किसको किसको टोटल करेंगे, सबमिशन एक्स स्क्वायर को सबमिशन वाई स्क्वायर को, मतलब देखो इसको टोटल करेंगे, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन वाई स्क्वायर, सबमिशन एक्स वाई, ये सबको टोटल करेंगे तो आ गया 46, 84, 28, ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा सम्स कंप्लीट, पूरा सम्स इन द सेंस मतलब बन गया। अब सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे, सम्स आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा सर, इतना सारा लिखवाए ना, देखो ये वाला फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। इसमें क्यों नहीं पुट करेंगे सर, क्योंकि इसमें फिर तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा ना। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दरकार हमको निकालने का, हम डायरेक्टली ये जो आया हुआ है उसमें ही पुट करते हैं, ये सेकंड वाला में। तो सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर सबमिशन एक्स स्क्वायर इंटू सबमिशन, अब देखो पूरा तो दिया हुआ है यहाँ पे, x इंटू वाई है कितना, x इंटू वाई है 40, रूट अंडर सबमिशन एक्स स्क्वायर जो कि है 28, रूट अंडर सबमिशन वाई स्क्वायर जो कि है 80, सॉल्व करो 46 वैसे ही रह गया, 28 इंटू 84 2352, उसका रूट निकाल दिए तो आया 48.5, 48 इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। 28 इंटू 84 तो 28 इंटू 84 2352 आया, उसका रूट निकालो 48.497 आ रहा, तो 48.5 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 46 डिवाइडेड बाय 48.5, आंसर आ रहा है 0.9484। तो हम लोग लिखेंगे 0.94 है ना, इसको 95 कर देंगे, हो गया आंसर। या वैसे भी लिख सकते हो 948 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आंसर। अच्छा अगर पूछा ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है या नेगेटिव कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव है ना, हाईली पॉजिटिव, एकदम 1 के करीब में है, 1 से सटा हुआ है ऑलमोस्ट, तो ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर पॉइंट, कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत समझने में शकील, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन किए अभी, ये हम लोग किए हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डायरेक्ट मेथड, या फिर व्हेन डिविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नंबर बी, इन शॉर्टकट मेथड या व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, वो वाला थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसका 1-2 क्वेश्चन बुक में है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वही 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है ना, 2 या 3 क्लास में और हो जाएगा।